देंगे, लेकिन चूंकि अभी अधूरी बात रह गई थी, रंजन दवे का रुख करते। रंजन, जल्दी से छोटी छोटी बातें कीजिए वहां पर दर्शकों से, वहां जो आपके साथ मौजूद है लोग। जी जरूर जरूर। देखिए, वापस किसान को लेकर के छोटी सी बात आप जो कह रहे थे, कम शब्दों में अपनी बात बताएं। देखिए, जो किसानों की 2022 तक आय दुगुनी करने की बात मोदी जी ने की, और किसानों ने आय दुगनी एक मुद्दा है, आय दुगनी करने की जो बात है उसको लेकर कहीं बिल्कुल आय दुगनी मुद्दा है। और जैसे बेरोजगारी पर भी और रोजगार को लेकर के भी लोगों की राय हमने दिखाई। 56% लोगों का मानना है कि रोजगार उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब वे वोट देने जाएंगे रविंद्र, तो इसको जहन में रखेंगे। लेकिन बिहार की हम बात कर रहे थे, बिहार की 40 सीटों के जो रुझान है, जिस तरीके से सर्वे में नतीजे सामने आए वो दिखाए। और चूंकि जब काउंटिंग का दिन होता है, जब या कहें कि ईवीएम खुलती है, जो पहला रुझान निकलकर सामने आता है, तो यह कहा जाता है कि जिस पार्टी या गठबंधन के फेवर में वो रुझान आ रहा है, तो ये बोनी अच्छी हुई है, उसकी शुरुआत अच्छी हुई है। और बिहार की अगर यहां पर देखें तस्वीर, बिल्कुल ग्राफिक्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए हम आपको बता रहे हैं, सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से एनडीए को 38 सीटें बिहार में 40 में से दिखाई दे रही हैं, और इंडी गठबंधन को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। बिल्कुल, और अदर्स के खाते में तो बिल्कुल शून्य यहां पर नजर आ रहा है। रविंद्र, ये जो आंकड़ा कह रहा है ये बहुत कुछ कह रहा है, और बीच बीच में कमेंट भी लेते रहेंगे इस आंकड़े को लेकर के, क्योंकि एनडीए को यहां पर जो सीटें मिलती नजर आ रही है वो है 38, और इंडी गठबंधन को महज 2 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। यानी हाथ पैर कितने भी मारे गए, और मारना भी चाहिए जाहिर तौर पर, लेकिन पिछली बार की जो तस्वीर थी वो ज्यादा बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर मेरे साथ हमारे मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं तो सीधा उनको स्क्रीन पर लाते हुए राजेंद्र आर्य साहब का रुख करूंगा, और आर्य साहब से बोलूंगा, ये बिहार बता रहा है ओपिनियन पोल के जरिए कि आपके गठबंधन को, आरजेडी और कांग्रेस को 2 ही सीटें मिल रही हैं। पिछली बार वाली ही स्थिति बन रही है करीब करीब। देखिए रविंद्र जी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 150वें नंबर पे हैं 180 देशों में, ठीक है। और जहां तक मैंने आपकी रिपोर्ट देखी उसमें 21 राज्यों में 518 लोकसभा क्षेत्रों में आप ये ओपिनियन पोल कर रहे हैं, जिसमें 1,18,000 आपने लोगों से बात की करीबन 11 भाषाओं में। तो एवरेज अगर 518 लोकसभा में देखें तो एवरेज आप 227 लोगों तक पहुंचे प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में। और मैं जहां तक समझता हूं, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 1800 से 1900 बूथ होते हैं एक लोकसभा क्षेत्र में। आ गया, देखिए ये आंकड़ा आ गया राजेंद्र जी, आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये बड़ा आंकड़ा है बिहार के लिहाज से। 40 लोकसभा की सीटें, और उसमें से बिहार में मोदी के नाम पर 38 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। हेमंत जी, मैं जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए, मैं जो अपना विश्लेषण कर रहा हूं वो सुन लीजिए कि करीबन आप मतलब 1800 जो बूथ होते हैं, 1800 से 1900 बूथ, उसमें से करीबन आप 227 लोगों तक ही पहुंचे हैं। तो करीबन 8 बूथ पे 1 पे गए आप, मतलब 8 छोड़ के फिर 8 पे गए। तो इस तरीके से जो आपने दिया मामला, ये मतलब इस तरीके से मैं यहां ये समझता हूं कि ये ओपिनियन पोल है या ये एजेंडा सेटिंग है। मतलब आप कोई एजेंडा सेट कर रहे हैं क्या? मैं यहां पर यह पूछना चाहता हूं, एजेंडा सेट करने की बात आप यहां पर कर रहे हैं, और राहुल गांधी की तस्वीर आई थी, और राहुल गांधी की तस्वीर आती, जैसे मैंने बताया, वो दिखा रही थी कि 2 सीटें कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब एजेंडा सेट तो सर जनता करेगी, जनता ने ये ओपिनियन पोल दिया है, उसके बाद फिर आप तो ये कहेंगे जब चुनाव की घोषणा होगी तो इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के हिसाब से एजेंडा सेट कर दिया, चुनाव की तारीख घोषित कर दी। ईवीएम में जब वोट डाले जाएंगे या फिर जब बयानबाजी होगी तो कहा जाएगा एजेंडा सेट कर दिया। हमारे नेता जब बयान दे रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो रही है। इलेक्शन जब हो जाएगा तो आप कहेगा हमें वोट नहीं डालने दिया गया, हमारे विपक्षियों को वोट डालने दिया गया। नतीजा जब आएगा तो आप कहेंगे कि हमें यहां पर नतीजा पक्ष में नहीं लाने दिया गया। ये तो बात चलती ही रहेगी। बिल्कुल सही बात है, आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और आपको पूरा मौका भी हम देंगे। ये राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन जनता की राय हम बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं, जनता की राय है, वो जनता का भरोसा, जनता का विश्वास। और हम जनता के सामने जब पहुंचे, जनता से हमने जो सवाल किए उनके जवाब टीवी स्क्रीन पर एक के बाद एक लाते जा रहे हैं। तो जनता का मूड है। एक मिनट, ठीक है सर, एक मिनट, रियल टाइम रंजन दवे मौजूद है। रंजन दवे, मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं डिस्क्लेमर दे दीजिएगा कि आम जनता ही है साथ में, भाई किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं है। जरा एक बता दीजिए भैया, देश का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है? कई और सारे मुद्दे थे, इन सब मुद्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ये कोई मुद्दे है ही नहीं, ये कांग्रेसियों द्वारा हो हल्ला किया गया है। ईवीएम वो आप देख रहे हो, कई बार फोटो वायरल हो रहे हैं। जोधपुर के संदर्भ में बात करें, क्या कहेंगे? जोधपुर के संदर्भ में मैं गारंटी लेता हूं, कर्ण सिंह उचियाड़ा
4 लाख से ज्यादा से मतों क्या लगता है? देखिए, मैं मुद्दे क्या रहेंगे, क्या आधार रहा है इनकी बात? देखिए, इनकी बात का कोई आधार नहीं है। मैं इनके माध्यम से आप चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, गजेंद्र सिंह जी शेखावत के कोई 5 काम मुझे जोधपुर में बता दे जो उन्होंने किए हैं। आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप बताइए। देखिए साहब, जोधपुर में जो एजेंडा सेट होने वाला है वो एजेंडा सेट होने वाला है गजेंद्र सिंह जी के 10 साल जिसमें जोधपुर बेहाल रहा है। कोरोना काल की हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, यहाँ लोग मर रहे थे, यहाँ ऑक्सीजन की जब जरूरत पड़ रही थी। 10 साल जोधपुर बेहाल, ये आरोप आया है, क्या कहेंगे? जोधपुर में बहुत विकास हुआ है। एलिवेटेड रोड जो है वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो सबसे बड़ा विकास हुआ है। देखिए, एक काम आया है और काम के लिए चलेंगे, किस तरीके के देखते हैं कार्यकाल को? ये सभी कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह जी ने क्या किया। तो जल के मामले में आपको बता दूं कि 2 तो बांध बन रहे हैं अभी, गौतम बर्राई बस्तवा में और एक और जगह, और कम से कम 50 एनिकेट जिनके कम से कम कीमत होगी 1 करोड़। गाँव में जो एनिकेट बन रहे हैं वो पानी की समस्या के लिए बन रहे हैं, और जल जीवन मिशन में अंतर्गत हर गाँव हर शहर में कनेक्शन दिए जा रहे हैं। काम गिनाए इन्होंने, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 बांध, क्या केंद्रीय मंत्री जो 2 बांध की बात कर रहे हैं, इनका पूछिए कि इनकी अपनी सांसद नीति है वो कितनी खर्च कर पाए। वो जो हमारे लोगों का पैसा था, हम पे खर्च होना था, वो कितना किया आपने? आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ग्रामीण परिवेश के अलग मुद्दे होते हैं, शहर की बात अलग होती है। लोकसभा का चुनाव है, गांव को देखते हुए क्या गांव में कुछ काम नहीं हुआ। क्या काम चाह रहे थे आप? अरे पानी को चावा, हड़का को चावा, बिजली को चाहे, कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस अच्छा, एक सवाल रंजन, दोनों पक्ष है, लोगों के बेहतर नेता कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? जल्दी जल्दी पूछिए। अब क्या सिर्फ कहने के रह गए, बाकी आज के टाइम में मोदी जी ने जिस तरह से भारत में काम किया है वो भारत को गौरवान्वित करने का काम है, और भारत जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में आज देश को ले जाने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब और हमारे गणमान्य जो भी मंत्रीगण है उनका योगदान रहा है, और उन्हीं के अनुभव से आज ये जी बेहतर नेता कौन है, जल्दी पूछिए। बेहतर नेता के लिए बात करें तो कौन? जोधपुर लोकसभा में, अरे प्रधानमंत्री के तौर पर, देश के नेता के तौर पर पिछले 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, ईमानदार है, अपनी मेहनत से इतना बड़ा व्यापार के अंदर स्ट्रक्चर खड़ा किया, राजनीति कर रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो बेहतर नेता कौन? गजेंद्र शेखावत, नरेंद्र मोदी, उन्हीं के मार्गदर्शन में भारत की जो प्रगति हुई है। कभी सोचा था भारतवासियों ने कि 2 देशों के बीच में युद्ध रुक जाएगा और अपने स्टूडेंट को वापस लेके आ सकते हैं? कभी भी इंडिया में सोचा ऐसा हुआ था? नहीं सोचा, ये सोच भी नहीं सकते। इनको तो उस समय जब कभी वैक्सीन की खोज भारत सोचता ही नहीं था वैक्सीन बना पाएगा, उस समय पूरे ये निश्चित तौर पर जब युद्ध हो रहा था तो कई लोग आए, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत की बात सामने आई थी कि उनके प्रयास रहे थे। ये बात यहाँ है, अब इसमें क्या? आप भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको दिखा सकता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत बचकाना बात है अगर आप ऐसी कर रहे हैं तो, और उस बचकाना बात का वीडियो अभी मैं लाइव चला सकता हूं इनके सबके सामने, अभी चला सकता हूं, ठीक है ना। दूसरी चीज, एलिवेटेड रोड, देखिए एक मुद्दा और आया है, ये सो बात आ रही है। नहीं बिल्कुल, गजेंद्र सिंह शेखावत डायनेमिक है, उनका विजन है, और वो इतने 10 साल का एक्सपीरियंस है, पढ़े लिखे हैं, और हर चीज में बिल्कुल रंजन, यहाँ लोगों की बड़ी राय निकलकर सामने आ रही है। न सिर्फ वो अपने तरीके से जोधपुर के प्रत्याशी के अच्छे काम को, उनकी कमियों को भी बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो राष्ट्र के कौन नेता और कौन सरकार और कौन प्रधानमंत्री के तौर पर बेहतर देखते हैं, उनके कामकाज को देखते हैं, वो भी बताया। मदन प्रजापति जी इस बीच कुछ बोलना चाह रहे थे, उनका एक रिप्लाई यहां पे लेता हूं। मदन प्रजापति जी, देखिए हेमंत, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग खराब, कोर्ट अगर उनके खिलाफ फैसला दे दे तो कोर्ट खराब, अगर पत्रकार उनके खिलाफ या उनके सच लिख दे या उनके विषय पे ना लिखे तो पत्रकार बिका हुआ। खैर छोड़ दीजिए, अभी मेरे नहीं सर, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, नहीं ऐसा नहीं कहा, मैं ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा एजेंडा सेट कर रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ वही बात होगी ना, एजेंडा अगर आप बता रहे हैं तो एजेंडा सेट करना ही होगा ना। पत्रकारिता पे प्रश्न चिन्ह उठाना इनका पुरानी आदत है। मैं ये कहता हूं कि अभी राजेंद्र आर्य जी बहुत समझदार आदमी, उन्होंने बताया बूथ इतने होते हैं, इतने आपने सैंपल लिए, आपने जो मेहनत करी है, आप जो पहुंचे जनता के बीच में, मुद्दों के आधार पे आपने सर्वे करवाया,
और मैं एक छोटा सा उदाहरण राजेंद्र आर्य जी को देना चाहता हूं कि गेहूं की बोरी के लिए, बानकी के लिए 2 दाने ही बहुत होते हैं। पूरी बोरी खोल के गेहूं को छाना नहीं जाता और देखा नहीं जाता। 2 दानों की बानकी से ही पता चल जाता है कि बोरी के अंदर गेहूं कैसा है। आज देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, आपने देखा होगा आजादी के बाद में इस देश के अंदर बिजली के कनेक्शन नहीं थे। आजादी के बाद में महिलाओं को शौचालय नहीं थे, खुले में शौच जाना पड़ता था। आजादी के बाद भी आज तक किसान किस तरीके से दर दर ठोकरे खा रहा था। इस देश को समृद्ध अगर किसान को मजबूती दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड लागू करके उसकी संख्या बढ़ाकर दी है। 2000 रुपए किसान निधि में पैसा डाल के दिए। इस देश के अंदर जो मुद्दे बहुत पुराने चल रहे थे, राम मंदिर का मुद्दा 500 साल पुराना था, उसको खत्म किया गया। जम्मू एंड कश्मीर से 370 और 35A को हटा के भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। काशी विश्वनाथ का नवीनीकरण करके उनका पुनर्जीवन कराया गया। नागरिकता संशोधन बिल लाके, CAA लाके काम किए गए। और आवास योजना, शौचालय, और इस देश में आयुष्मान भारत से जो गरीब व्यक्ति को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया गया। आपने देखा होगा इस देश के अंदर, ठीक है, तो इश्तिहार लगातार आएंगे, आगे चलकर आएंगे सामने। बिल्कुल, जनता भी समझ चुकी है कितनी इसमें हित के लिए काम हुए। एक निरंजन जी, आपसे मैं रिएक्शन लूंगा। जो यहां पर सवाल उठाया कि सैंपल साइज को लेकर वो बात कर रहे थे हमारे माननीय मेहमान राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सैंपल साइज की अगर बात करें, राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसमें कितना सैंपल और कितनी सीटों को कवर किया गया होगा? देखिए, ऐसा है रविंद्र जी, निश्चित रूप से जो सवाल उठा रहे हैं उनको सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो जिस तरीके से अभी तक, यानी कि पिछले 20-25 वर्षों से जब से ये ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और सर्वे का जो चलन चला है, तब से जो पार्टी कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए सांचे में फिट नहीं बैठते जिसके, वो ही इस तरीके के सवाल उठाता है। और रही बात, देखिए इसके अंदर मेरा तो एक ही मानना, मैं हर जगह एक ही बात कहता हूं कि जैसे मरीज होता है वो डॉक्टर के पास जाता है तो कई डॉक्टर क्या होता है ना, नाड़ी देख करके बताते हैं भाई इसको तो 102 डिग्री बुखार है। कई डॉक्टर यहाँ माथे पे हाथ लगा करके बताते हैं भाई इसको तो 101 डिग्री बुखार है। एग्जैक्ट बुखार तो जब थर्मामीटर लगाते हैं तब पता चलता है, लेकिन नाड़ी पकड़ने से भी अंदाजा लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर बुखार नहीं होती। तो आपका जो सर्वे है ना, ये आप ये समझ लीजिए वो नाड़ी पकड़ के बुखार देखने वाली चीज है। कोई कम लोगों की नहीं पकड़ी है, 1,18,616 लोगों तक हम पहुंचे हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है जी। बिल्कुल, तभी तो मैं कह रहा हूं, तो इनको ये चीज नहीं इनको इस चीज को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बुखार नहीं है, बुखार तो है। हाँ, ये अलग बात है कि 101 डिग्री है या 102 डिग्री है या 100 डिग्री है, लेकिन बुखार है। ये इन चीजों को इनको मानना चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आज जो विपक्षी हैं वो जनता से इसीलिए नकारे जा रहे हैं क्योंकि ये जो है हर चीज के अंदर दोहरा मापदंड अपनाते हैं कि जब चुनाव परिणाम पक्ष में आ जाए तो वो ईवीएम ठीक है, हमारे को 10 लाख वोट ज्यादा मिले, हर बार कहेंगे हमारे को 10 लाख वोट ज्यादा मिले। दूसरे ही दिन कहेंगे नहीं ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ की। ईवीएम के अंदर आप दोनों में से एक बात करो, जो 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, कभी यही प्रवक्ता कहते हैं हमारे को 10 लाख वोट ज्यादा मिले, कभी कहते हैं नहीं ईवीएम में गड़बड़ थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर चीज के अंदर एक दोहरा मापदंड जनता को पसंद नहीं आता। मेरा ये मानना है। साहब, एक टिप्पणी जो है वो एसपी मित्तल साहब से भी ले लेते हैं, क्योंकि सैंपल साइज को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे आर्य साहब, मित्तल साहब। तो हम बता दें कि 1,18,616 लोगों तक न्यूज 18 पहुंचा, उनसे सीधे बात की। क्या ये छोटा सैंपल साइज है? और आज तक टीवी इतिहास में इतने लोगों तक किसी ने पहुंच करके सर्वे नहीं किया है। मित्तल साहब, देखिए हेमंत, मेरा ये मानना है कि राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो स्वाभाविक है कि वो क्या नाम से अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन जहां तक आपके ओपिनियन पोल का सवाल है, मुझे लगता है कि क्या नाम से सैंपल सर्वे ऐसे ही होता है, चुनाव से पहले ऐसे ही सर्वे होता है और लोगों की नब्ज टटोली जाती है कि उनका मूड क्या है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस जो है, मुझे लगता है कई बार हकीकत को स्वीकार नहीं करती है। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने जब पहले चरण की यात्रा की थी, तो उसके बाद जब 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को 4 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। और जो हिंदी भाषी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, उसमें तीनों राज्यों के अंदर कांग्रेस को क्या नाम से हार देखनी पड़ी। इसी प्रकार अब जब दूसरे चरण की राजीव गांधी की यात्रा शुरू हुई है, राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है, तो हम देखते हैं जो इंडी अलायंस है वो जगह जगह टूट गया। यहां तक कि जो वायनाड, जो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, वहां भी क्या नाम से बिहार में 38 एनडीए की, 2 इंडी गठबंधन की। एक जल्दी से टिप्पणी सर, फिर ब्रेक लेंगे, केरल का बताएंगे।
नहीं, बिल्कुल। इसमें देखिए पहले भी बिहार के अंदर 2019 के अंदर भी यही परिणाम थे जो आज सामने आए। मुझे लगता है कि क्या नाम से जिस तरीके से हाल ही के अंदर नीतीश कुमार ने जो गठबंधन तोड़ा आरजेडी से, उसका फायदा निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को और उनके गठबंधन को मिलेगा। निरंजन जी आएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, ब्रेक के बाद आना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे। बिहार की स्थिति हमने ओपिनियन पोल के जरिए बताई हेमंत, और केरल की भी बात करेंगे। केरल में पिछली बार की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के गठबंधन यूडीएफ को बहुत बड़ा फायदा, अच्छा फायदा हुआ था और एलडीएफ को पछाड़ दिया था। लेकिन इस बार ये ओपिनियन पोल क्या कहता है, जनता से राय जो जानी गई है वो क्या कहती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत